बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो के अंदर हम सैमुअल्सन के व्यापार चक्र सिद्धांत पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आखिरकार सैमुअल्सन का व्यापार चक्र ट्रेड साइकिल थ्योरी क्या कह रहा है और इसमें जो गुणक और त्वरक जो है, जो मल्टीप्लायर है, एसिलेटर है, उसका किस प्रकार से कार्य किया जाता है और इससे संबंधित जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो आखिरकार किस प्रकार से है। ये 5 संभावित जो इसने पथ बताए हैं, मार्ग बताए हैं, वो क्या है, तमाम बिंदुओं को आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करें। जैसा ही नेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा व्यापार चक्र का मॉडल है जो कंस्टेंट साइकिल को उत्पन्न करता है। साथियों, ये एक प्रश्न यहाँ हिग्स के मॉडल से संबंधित है, मैंने यहाँ ले लिया है। जब हम हिग्स का मॉडल पढ़ेंगे तब इस बात की चर्चा करेंगे कि व्यवरुद्ध चक्र यानी कंस्टेंट जो साइकिल है वो क्या होता है, आखिरकार हिग्स महोदय किस प्रकार से कह रहे हैं। तो यहाँ इसका जवाब ये है। इसके बाद हम एक और प्रश्न की यहाँ चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सैमुअल्सन व्यापार चक्र मॉडल में जब मूल्य एल्फा, यहाँ एल्फा एमपीसी है जो 0.5 है, और जबकि बीटा 3 है जिसको यहाँ त्वरक बोला गया है, एसिलेटर बोला गया है, ये जब ऐसी स्थिति हो तब इनमें से कौन सा होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न को हम बाद में हल करेंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न देखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर आरफी से पूछा गया प्रश्न है, जहाँ सी है वो एमपीसी को दर्शा रहा है, जबकि बी है वो त्वरक एसिलेटर को दर्शा रहा है। और इस प्रकार से इनका मिलान करना है, कौन सा चक्र डैम्प्ड साइकिल होगा, कौन सा रेगुलर साइकिल होगा, कौन सा आप देखोगे विस्फोटक रूप में जो साइकिल होता है वो होगा। तो यहाँ किस प्रकार से इनको मिलान करें, आखिरकार क्या है, इन प्रश्नों का भी हम बड़े आसान तरीके से इसको हल करेंगे। फिलहाल एक और प्रश्न आप देखिएगा, यदि यहाँ अल्फा 0.6 और बीटा 2 मान है तो सुपर गुणक प्रभाव किस रूप में होगा, ये प्रश्न भी दिया हुआ है। एक एक बिंदु को हम आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और मेरा मानना है इस वीडियो को देखने के बाद संबंधित प्रश्न बड़े आसान तरीके से आप हल कर पाओगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एक भी बिंदु आपको स्किप नहीं करना है। स्किप करते ही सैमुअल्सन के मॉडल से समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है कि शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। पूरा अगर हम कंसेप्ट को टच करते हैं तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, बड़ी आसान तरीके से हम हल कर पाते हैं। सबसे पहले हम एक सामान्य जानकारी सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल को लेकर देखें तो ये आप देखो कि ये जो मॉडल है वो आप मल्टीप्लायर और जो एसिलेटर है यानी गुणक और त्वरक है उसकी आपस की जो क्रिया है, किस प्रकार से वो इंटरेक्शन करते हैं और उससे जो व्यापार चक्र उत्पन्न होता है, एक साइकिल उत्पन्न होता है। आप यहाँ ये भी देखिएगा कि कौन सा बिंदु है जो इस प्रकार के चक्र को उत्पन्न करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्या गुणक निभाता है या त्वरक निभाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सैमुअल्सन ने ये स्पष्ट किया कि जो राष्ट्रीय आय है में होने वाले जो उतार चढ़ाव है, कभी बूम का पॉइंट आता है, कभी वापस डाउन जाती है, तो ये जो व्यापार चक्र है, बिजनेस साइकिल है, वो जन्म देता है कि इनके द्वारा गुणक और त्वरक के द्वारा दिया गया है। एक सामान्य जानकारी हम ये भी देखेंगे, आखिरकार गुणक होता क्या है, क्या होता है त्वरक। मॉडल का आधार देखें तो सैमुअल्सन ने एक अवधि समय पश्चात एक ऑन पीरियड लेग की बात की है। कई बार इन बिंदुओं से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है। यहाँ एक टाइम लेग्स की बात कर रहा है सैमुअल्सन। टाइम लेग्स का मतलब है कोई भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है, तुरंत किया तुरंत उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ सैमुअल्सन महोदय कहते हैं कि इस क्रिया में आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी प्रकार की इनकम जनरेट हो रही है या कंजप्शन में वृद्धि हो रही है, तो इनमें समय लगता है, एक टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो इसकी बात की गई। साथ ही साथ यहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी है, उसकी भी बात की गई है, जिसको हमने देखा अल्फा से दर्शाया गया है। और एक और बिंदु है यहाँ त्वरक एसिलेटर। तो यहाँ आप एमपीसी देखोगे तो एमपीसी है वो यहाँ ये ए अल्फा है, यानी 1 से कम होती है और 0 से ज़्यादा है। एमपीसी 0 से अधिक एवं 1 से कम इन्होंने बताया है। त्वरक का मान देखें तो ये ग्रेटर देन 0 होता है, अर्थात सदैव धनात्मक पॉजिटिव होता है। और यहाँ इन्होंने एक ऑन पीरियड लेग की बात की है, समय लगता है, वर्तमान अवधि की आय है वो पिछली अवधि की आय पर प्रभाव डालती है। ठीक है, सैमुअल्सन का यहाँ आप देखिएगा एमपीसी होता क्या है, त्वरक होता क्या है, साथियों इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इन शब्दों का आप पकड़ लीजिएगा। सैमुअल्सन महोदय द्वारा टाइम लेग्स की बात की गई है, एमपीसी पर बात की गई है, गुणक पर बात की गई है, त्वरक पर बात की गई है। गुणक एमपीसी को हमने अल्फा से दर्शाया है, त्वरक को हमने बीटा से दर्शाया है। सैमुअल्सन का मुख्य विचार ये है, यदि 2 अवधियों की राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो अगली अवधि की राष्ट्रीय आय
का भारित जोड़ है वो हमें प्राप्त कर सकते हैं। यानी वर्तमान आय है वो पिछली आय व निवेश पर निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करती है उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और गुणक तवरक की ये संयुक्त जो क्रिया है, गुणक है वो आय को बढ़ाती है, तवरक है वो निवेश को आगे प्रेरित करती है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, और दोनों संयुक्त रूप से व्यापार चक्र उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। सैमुअल्सन के व्यापार चक्र सिद्धांत को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम गुणक तवरक के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार गुणक तवरक, जैसा कि आप लोग को पता है कि गुणक जो ये दर्शाता है कि निवेश इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है इकोनॉमी में, जिसके कारण जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उस पर जो कई गुना जो वृद्धि होती है वो गुणक प्रभाव के कारण होती है। इसका अगर मैथमेटिकल अगर सूत्र हम देखें तो के बराबर, यहाँ के है वो गुणक को दर्शा रहा है, 1/1 - MPC। MPC है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जैसा कि यहाँ MPC है 0.8 और 0.8 होने पर ये MPC का मान यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम सूत्र में रखेंगे। अगर MPC कम होगी, जैसे 0.4 कर दें, तो MPC कम होने पर गुणक भी कम होगा, और गुणक कम होने के कारण जो निवेश के कारण जो आय में परिवर्तन हो रहा है वो कम होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश है वो 100 है, तो ऐसी स्थिति में गुणक 5 प्राप्त हुआ तो आय में कितनी वृद्धि होगी, 500 बढ़ जाएगी। अगर गुणक MPC कम होगी तो निश्चित रूप से आपका गुणक का मान कम होगा, और गुणक का कम मान होगा तो आय में भी कम वृद्धि होगी। यहाँ MPC क्या दर्शा रही है, MPC यहाँ 0.8 का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था में 100 के बराबर आय में वृद्धि हुई तो उसका कितना हिस्सा, यानी 0.8 का मतलब है 80% हिस्सा क्या किया जा रहा है, कंजप्शन पर खर्च हो रहा है, कंजप्शन किया जा रहा है, और 20% हो रहा है सेविंग। अगर ये 0.8 की जगह 0.4 हो गया, ऐसी स्थिति में MPC का मतलब ये हुआ कि आय में होने वाले जो परिवर्तन है उसका 40% हिस्सा ही कंजप्शन किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, और 60% है वो क्या किया जा रहा है, सेविंग। इसका मतलब कंजप्शन उपभोग अगर अर्थव्यवस्था में अधिक होगा तो गुणक का मान अधिक होगा, और गुणक का मान अधिक होने पर क्या होगा, आय में। तो यहाँ गुणक क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में वृद्धि को दर्शाएगा। दूसरी तरफ हम देखें, तवरक को देखें तो तवरक की यहाँ स्थिति यह होगी कि कंजप्शन के कारण जो निवेश है उसमें होने वाला परिवर्तन आप देखोगे कि यदि उपभोग 100 बढ़ा तो निवेश कितना बढ़ा, 300 बढ़ा। यानी यहाँ आपका तवरक का मान 3 आ रहा है कि उपभोग की 1 इकाई के लिए निवेश की कितनी, 3 इकाई की आवश्यकता है। तो यहाँ ये दर्शा रहा है कि उपभोग और मांग में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, निवेश में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ थोड़ा सा अंतर मोटा मोटा यहाँ देखेंगे आप कि निवेश के कारण आय में वृद्धि को बढ़ाता है तवरक क्या है, कंजप्शन के कारण निवेश को बढ़ाता है, ये MPC पर निर्भर है, ये पूंजी निवेश पर निर्भर है, इस पर आय पर प्रभाव पड़ता है, निवेश पर प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा सबसे पहले हम निवेश बढ़ाया है ना, तो निवेश के कारण आप देखो कि गुणक कार्य करेगा, गुणक के कारण क्या होगा, आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से आप देखो कि यहाँ तवरक कार्य करने लग जाएगा, और तवरक से निवेश बढ़ेगा, और निवेश से फिर आय बढ़ेगी, और फिर निवेश आय बढ़ेगी तो आय का हिस्सा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार एक ये सर्किल तैयार होता है। जैसा कि यहाँ देखिए कि सरकार ने कोई कारखाना लगाया तो क्या होगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, और लोग अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, और कंपनियां नई मशीनें खरीदेंगी, निवेश बढ़ेगा, और इस प्रकार आप देखोगे कि गुणक और तवरक है दोनों एक साथ इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो एक सामान्य जानकारी स्थिति हम ये जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि गुणक और तवरक किस प्रकार से सैमुअल्सन के अनुसार कार्य करता है। अब जो प्रश्न हमने आरंभ में देखे थे उनको हम हल करते हैं, परंतु उससे पहले हम एक मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से उसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आप कॉपी पेन यहाँ साथ रखिएगा, और एक बार आप इसको समझ लोगे तो ये है कि सैमुअल्सन से संबंधित जितने भी मैथमेटिकल जो प्रश्न आते हैं वो आप आसानी से हल कर पाओगे। और जहाँ तक ये जानकारी है कि लगभग मैथमेटिकल आधारित ही प्रश्न सैमुअल्सन के व्यापार चक्र में पूछे जाते हैं। साथियों, आप रखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा उपभोग को लेकर एक समीकरण यहाँ है, CTT टाइम को दर्शा रहा है, टाइम है ना। तो यहाँ C है उपभोग, और अल्फा आपको पता ही MPC है, YT-1। यानी यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो वर्तमान समय का उपभोग है, T समय का जो उपभोग है वो पिछली अवधि की आय पर निर्भर करता है। साथियों, ये एक इक्वेशन, ये समीकरण भी आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उपभोग है, कंजप्शन है, वो अगर इस वर्ष की बात कर रहे हैं तो पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है, ठीक है। और अल्फा है MPC आपको पता है अगर 0.8 होगी तो आय के आधार पर कंजप्शन अधिक होगा। MPC क्या है, MPC का मतलब ये नहीं है कि कुल कंजप्शन को दर्शा रहा है, MPC का मतलब ये है कि बढ़ी हुई आय का कितना % हम कंजप्शन कर पा रहे हैं। अगर 0.8 है इसका मतलब बढ़ी हुई आय का 80% हिस्सा हम कंजप्शन पर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अगर यही 0.6 होता तो निश्चित रूप से हम ये कह पाते कि केवल 60% ही भाग हम कंजप्शन कर रहे हैं, शेष 40% हम सेविंग कर रहे हैं। तो यहाँ ये देखिएगा, अगर ये 0.8 है अल्फ़ा और पिछली वर्ष की आय मान लीजिए 100 है, इसका मतलब कितना होगा, 80 रुपये हम क्या कर रहे हैं, इस वर्ष खर्च कर रहे हैं। यहाँ समीकरण आप बिल्कुल जान लीजिएगा
बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कॉपी पेन में आप साथ साथ रखिएगा। दूसरा इक्वेशन आप समीकरण ये रखिएगा, जो टी टाइम का इन्वेस्टमेंट है वो उपभोग में परिवर्तन पर निर्भर करता है। साथियों बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ आप आगे जब हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत हम देखेंगे, ट्रेड साइकिल देखेंगे, तब यहाँ दोनों में अंतर आएगा, निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर। यहाँ आप ये ध्यान में रखिएगा, सैमुअल्सन है उसका इन्वेस्टमेंट है वो उपभोग में परिवर्तन पर निर्भर करता है। यानी यहाँ क्या, इस वर्ष का उपभोग माइनस पिछले वर्ष के उपभोग का अंतर, और बीटा आपको पता है, त्वरक है, एक्सेलरेटर है, इसको आपको पता ही है। तो दो समीकरण हमने प्राप्त कर लिए, एक तो उपभोग का जो पिछले वर्ष की आय पर निर्भर कर रहा है, और एक हमने प्राप्त कर लिया इन्वेस्टमेंट का जो पिछले वर्ष के जो उपभोग में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। यहाँ थोड़ा सा एक बार और मैं समझाना चाह रहा हूँ कि गुणक और त्वरक आपने देखा, जब अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा नया किया जाता है तो उसका प्रभाव आय पर पड़ता है और कई गुना बढ़ता है। जैसे सरकार के द्वारा 100 करोड़ का रुपए का निवेश किया जाता है तो होगा क्या, मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी, बाजार में सामान खरीदा जाएगा, दुकानदार की आय बढ़ेगी, फैक्ट्रियों में अधिक माल आएगा, और इस प्रकार आप देखो कि 100 करोड़ का निवेश पूरी अर्थव्यवस्था में घूमकर आय में कई गुना वृद्धि करता है, वो गुणक प्रभाव होता है। मुख्य बात यह है कि प्रारंभिक निवेश से आय में कई गुना, ये सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए। अभी तक आपको ये दो समीकरण है वो ही ध्यान में रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम इनके मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उनको बड़ी आसानी से हम इनको कर पाएंगे। दूसरी स्थिति देखिएगा, गुणक का हमने मेथड देख लिया था, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी हमें पता है। यदि व्यक्ति या अर्थव्यवस्था 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 80 रुपये खर्च कर रहा है तो एमपीसी आपको, ये मैंने आपको समझा दिया एमपीसी का मतलब क्या है। यहाँ 100 रुपये आय में से 80% क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, शेष बचत कर रहे हैं। एमपीसी जितनी अधिक होगी खर्चा उतना अधिक होगा, कम होगी कम होगा, है ना। तो दोनों, त्वरक एक्सेलरेटर का आपको पता ही है, जब उपभोक्ता वस्तु की मांग बढ़ती है तो उद्योगों को अधिक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, पूंजीगत वस्तुएं खरीदी जाती है, इससे निवेश तेजी से बढ़ता है, इसी प्रभाव को त्वरक प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं उसी समीकरण पर। ये हमने समीकरण क्या बनाया था, आई टी बराबर बीटा, अब बताइएगा, सी टी इस वर्ष की उपभोग में से पिछले वर्ष के उपभोग को माइनस करते हैं, ये हमने बनाया था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में हमने सी टी वाला समीकरण है जो आपको पता है, कंजप्शन वाला समीकरण हमने क्या बनाया था, सी टी बराबर अल्फा वाई टी माइनस 1, ये बनाया था। यानी उपभोग है वो पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है। हमने क्या किया, इस इन्वेस्टमेंट वाले समीकरण में ये मान रख दिया। अब तो यहाँ हम सी टी है ना, टी टाइम का कंजप्शन है, इसकी जगह हम क्या मान रख सकते हैं, ये वाला, ये यहाँ हमने रख दिया, बीटा कोष्टक लगा के आप रखिएगा, अल्फा वाई टी माइनस 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उपभोग है वो पिछली वर्ष की आय पर निर्भर करता है। तो सी टी टाइम के जो कंजप्शन है उसकी जगह हमने रख दिया अल्फा वाई टी माइनस 1, माइनस का निशान है साथियों, माइनस का रख दिया। और यहाँ क्या है, सी टी माइनस 1, तो यहाँ अगर हम ये रखें सी टी माइनस 1 यानी पिछली वर्ष की आय है, तो वो उससे भी पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करेगा उसका कंजप्शन। तो यहाँ हमने ये रख दिया अल्फा वाई टी माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने ये समीकरण रख दिया, ठीक है। सी टी की जगह हमने रख दिया अल्फा वाई टी माइनस 1, क्योंकि उपभोग है वो पिछली वर्ष की आय पर निर्भर करता है, और टी माइनस 1 की जगह रख दिया हमने अल्फा वाई टी माइनस 2, यानी पिछली वर्ष की आय है तो वो उससे पिछले वर्ष के उपभोग पर निर्भर है, आय पर निर्भर करेगी। इस प्रकार हमने ये उस आई टी टाइम के इन्वेस्टमेंट के समीकरण को हमने इस प्रकार से बदल दिया। अब हम यहाँ, हमें जैसा कि पता है कि राष्ट्रीय आय का समीकरण क्या है, y बराबर सी प्लस आई प्लस जी, यहाँ टी है, टी टाइम को दर्शा रहा है। अब करेंगे क्या, समीकरण में मान रख देंगे, तो इस सी टी का हमें पता है अल्फा वाई टी माइनस 1, साथियों साथ के साथ आप करते जाइएगा, और ठीक है। फिर आई टी बराबर, आई टी की जगह ये वाला हमने मान रख दिया, इस बीटा को इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दिया, तो अल्फा बीटा वाई टी माइनस 1, फिर इसको इससे किया तो अल्फा बीटा वाई टी माइनस 2 प्लस जी, ठीक है। अब यहाँ ये टी जो टाइम के है वो माइनस में, इनको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, धनात्मक ले रहे हैं, तो इस टी समय को हम 2 वर्ष आगे बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी समीकरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं, टी को 2 अवधि आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ वाई टी प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा वाई टी माइनस प्लस 2, 2 वर्ष बढ़ा रहे हैं ना, और यहाँ भी यही करेंगे, अल्फा बीटा वाई टी प्लस 2 और माइनस 1 तो है इसके साथ, इसी प्रकार यहाँ अल्फा टी प्लस 2 माइनस 2 प्लस जी, यानी सभी को हमने 2 वर्ष आगे बढ़ा दिया। तो ये क्या निकल कर आया, वाई टी प्लस 2 हो गया, यहाँ ये इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 कम करेंगे तो टी प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 में से 1 कम करेंगे तो ये टी प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 2 कैंसिल हो गया तो केवल टी बचा, तो अल्फा बीटा वाई टी प्लस जी, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों में
ये दोनों है, इसमें t+1 है तो yt+1 को कॉमन ले लिया और साथ ही साथ अल्फ़ा भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये है अल्फ़ा yt+1 प्लस अल्फ़ा बीटा yt+1, ये है ये। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा भी दोनों में है और yt+1 भी दोनों में है, तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 और इधर बचेगा केवल बीटा। तो ये अल्फ़ा कॉमन ले लिया 1 प्लस बीटा और yt+1 ये ले लिया और सेम बाकी का ऐसा का ऐसा रख दिया है। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ आप हल करते जाइए। तो इस प्रकार हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई है। आगे हम चलते हैं इसमें, आगे देखिएगा। अब हम यहाँ इस पूरे उस वाले समीकरण को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो ये t+1 वाला इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा बीटा yt वाला इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जी यहाँ शेष बच जाएगा। हमने समीकरण को बदल दिया, इधर ले आए, एक बराबर की इस तरफ ले आए, तो केवल जी यहाँ बचा, वो माइनस में था तो प्लस में हो गया। ये अब ये देखेंगे, ये है द्वितीय क्रम का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय क्रम का अंतर समीकरण है। और द्वितीय क्रम का अंतर समीकरण होता क्या है, अंतर समीकरण ये दर्शा रहा है कि हम किसी वर्ष की आय के अनुसार, पिछले वर्ष की आय के अनुसार इस वर्ष का या इस वर्ष के आधार पर हम आगामी आने वाले वर्षों का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ द्वितीय क्रम का मतलब है यहाँ 2 वर्षों की आय पर निर्भर कर रहा है, यहाँ t+1 भी है, t+2 भी है। अगर यहाँ केवल yt और yt+1 ही होता तो इसका मतलब है कि एक वर्ष, एक क्रम का, प्रथम क्रम का अंतर समीकरण होगा, लेकिन यहाँ 2 वर्षों की बात की जा रही है तो 2 वर्ष को है। आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा यहाँ तक। अब हम इस पूरे अंतर समीकरण को हल करने के लिए इसको 2 पार्टों में बांटेंगे। सबसे पहला हम करेंगे इसमें विशिष्ट समाकलन, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ये है क्या, ये समीकरण का वह भाग है जो बाहरी प्रभाव, एक्सटर्नल जो फोर्सेस लगे हैं, क्योंकि इस समीकरण के माध्यम से, इस अंतर समीकरण के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था में जो आय की टेंडेंसी है, किस प्रकार से आय कार्य कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें पता है, अगर हम इस समीकरण को छोड़ें, हम जीवन के, व्यक्ति के जीवन के बारे में भी चर्चा करें, तो हमेशा आंतरिक और बाह्य प्रभाव कार्य करते हैं। यहाँ हम बाह्य प्रभाव को दर्शाने के लिए कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसके लिए हम यहाँ विशिष्ट समाकलन करते हैं। बाह्य प्रभाव यानी सरकार के द्वारा सरकारी व्यय किया जा रहा है बाहर से, यानी समीकरण के बाहर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रभाव की बात कर रहे हैं, सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात। यहाँ हम देखेंगे कि समीकरण के जो राइट हैंड साइड में है जी, उसको कांस्टेंट लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ ये मान लेंगे कि y t वर्ष की आय और t+1 की आय और t+2 की आय है, वो हमने एक कांस्टेंट राशि y बार रख दी है, अर्थात आय स्थिर है। ठीक है, अब ये सब रखने के बाद हम समीकरण में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ इस समीकरण में रखोगे आप तो y माइनस, जहाँ आपको t+2 दिखाई दे रहा है वहाँ भी y बार रखना है, और जहाँ t+1 भी दिखाई दे रहा है वहाँ भी y बार रखना है। और आपने ये रखा, y बार कॉमन लिया, ठीक है, और कॉमन लिया तो यहाँ ये 1 माइनस अल्फ़ा, इस और अल्फ़ा को बीटा से किया तो माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गया और ये -1 माइनस अल्फ़ा y बार। और इस प्रकार हम यहाँ इसको आगे हल करेंगे तो ये y बार बराबर क्या आया, 1/1 माइनस अल्फ़ा इंटू जी। ठीक है, अल्फ़ा आपको पता है MPC है, ये अर्थव्यवस्था की संतुलित आय, इक्विलिब्रियम इनकम को बताता है, जिसमें केवल गुणक प्रभाव ही भूमिका निभा रहा है, त्वरक की कोई, क्योंकि 1/1 माइनस अल्फ़ा क्या है, यही गुणक है, आपने पहले भी चर्चा की है, मल्टीप्लायर यही है, गुणक है। इसका मतलब हम यहाँ बाह्य प्रभाव को कांस्टेंट रखेंगे। ऐसी स्थिति हम ये देखेंगे कि अगर संतुलित आय, इक्विलिब्रियम इनकम हम प्राप्त कर रहे हैं तो उस पर केवल गुणक प्रभाव ही क्रियाशील होगा, है ना। तो ये स्थिति, ये हमने विशिष्ट समाकलन के माध्यम से प्राप्त किया है। ठीक है, सामान्य जानकारी के लिए। दूसरा हम देखें, एक और हल होता है पूरक हल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में। ये समीकरण का वह भाग होता है, 2 प्रकार के हमने किया, एक तो हमने PI किया, अब हम कर रहे हैं CF। ये इसलिए कर रहे हैं केवल आंतरिक प्रभाव की गतियों को, इंटरनल जो मूवमेंट जो हो रहा है अर्थव्यवस्था में, उसको ज्ञात करने के लिए इसको हम करें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यदि बाह्य प्रभाव हटा दिए जाएँ तो अर्थव्यवस्था अपने आप कैसे चलेगी उसको हम देखेंगे। और क्योंकि बाह्य प्रभाव हमने देखे क्या है, हमने ये देखा कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकारी व्यय किया जा रहा है या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो होता है, उसको हटा दें। तो उसको हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में जो जी प्राप्त हो रहा है उसको शून्य कर दिया। अब शून्य करते ही जो बाह्य प्रभाव है वो हमारे हट गए, केवल हम इंटरनल मूवमेंट है उसको ही यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ इस समीकरण में हमने राइट हैंड साइड में जो जी था उसको हटा दिया, ये हमें होमोजेनियस इक्वेशन बन गया, है ना।
अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक वाई टी बराबर ए पी की पावर टी वाई टी प्लस वन ए पी टी प्लस वन और वाई टी प्लस टू बराबर कर दिया ए पी की पावर टी प्लस टू। एक ये ट्रायल सॉल्यूशन है। अब ये कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये इसलिए कर रहे हैं, हम इंटरनल प्रभाव की ये देखते हैं कि किस प्रकार वो इकोनॉमी में मूवमेंट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर है, डॉक्टर के द्वारा भी किसी बीमारी के लिए पहले ही किसी प्रकार की जांचें वगैरह की जाती है और उस जांच के आधार पर वो आगामी जो उसके मोमेंट्स हैं, किस प्रकार से वो रोग फैला है, क्या है उस रोग का कार्य, आगे वो किस प्रकार से बढ़ सकता है, उसको ज्ञात करने के लिए एक ट्रायल सॉल्यूशन उसके द्वारा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार सैमुअल्सन महोदय ने भी ये यहाँ पी की पावर टी प्लस वन, पी की पावर टी प्लस टू, ये यहाँ ये देखना चाहता है पी के माध्यम से कि अर्थव्यवस्था में जो इनकम है या अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उसकी ट्रायल को ज्ञात करने के लिए ये किया जा रहा है। सैमुअल्सन ने माना कि आय किस निश्चित अनुपात में बढ़ या घट सकती है, उसके संभावित अनुमान को ज्ञात करने के लिए यहाँ किया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ए पी की पावर टी, कोई दिक्कत नहीं है, टी है तो ऊपर टी की पावर लगा दी, टी प्लस वन है तो टी प्लस वन पावर लगा दी, और टी प्लस टू है तो टी प्लस टू की पावर लगा दी ए पी पर। ठीक है, अब यहाँ ये मान रख दिया, यहाँ वाई प्लस टी प्लस टू है तो यहाँ ए पी की पावर टी प्लस टू रख दिया, और यहाँ वाई टी प्लस वन है तो यहाँ ए पी की पावर टी प्लस वन रख दिया, और यहाँ वाई टी है तो यहाँ ए पी टी की पावर यहाँ रख दिया। अब यहाँ इसको एक हम पूरे समीकरण को ए पी की पावर टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए पी की पावर टी हट जाएगी, केवल पी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ केवल पी बचेगा, क्योंकि ए पी की पावर टी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ए पी की पावर टी हट गई, केवल पी ही यहाँ बचेगा, एक पावर ही बचेगी। आप कैसे देखिएगा, ए पी की पावर टी प्लस वन पर हमने डिवाइड कर रहे हैं ए पी से, ए पी की पावर टी से, तो ए से एक कट गया, और पी की पावर टी से पी की पावर टी हट गई, लेकिन पी के ऊपर कितनी पावर बची है, एक पावर बची है, एक पावर को हम नहीं लगाते हैं, और यहाँ ए पी की पावर टी को हमने यहाँ हटा दिया है। तो इस प्रकार हमें एक इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है पी स्क्वायर माइनस एल्फ़ा वन प्लस बीटा, कोष्टक बंद करेंगे, पी और एल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये है, यहीं से ही समीकरण के द्वारा यहीं से ही प्रश्न बनते हैं। आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है, वही द्विघात समीकरण के रूप में ये आ गया। द्विघात समीकरण आपने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। द्विघात समीकरण के रूप में ही ये इक्वेशन राष्ट्रीय इकोनॉमी को लेकर किस प्रकार से आगे ये बढ़ रही है, उसका ये रूप हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर माइनस एल्फ़ा कोष्टक वन प्लस बीटा पी, ये हमें एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में प्राप्त हुआ है। और जैसा कि आपको मेथड कक्षा 10 में इस प्रकार का ये समीकरण आता है बीजगणित में, और उसी के रूप में इसका एक सूत्र है, सूत्र के माध्यम से हम इसके जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता है इसके द्विघात समीकरण के जो मूल है वो 2 प्राप्त होते हैं, और उसके आधार पर हम मूलों की रूट्स की नेचर को भी पहचानते हैं कि ये आपको सूत्र ध्यान में आ रहा होगा, बी प्लस माइनस बी कोष्टक आपका रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके माध्यम से हम रूट्स को प्राप्त करते हैं। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपको ये जो लास्ट में जो हमारी इक्वेशन प्राप्त हुई है समीकरण, इसको ध्यान में रखना, और यहीं से ही सारे प्रश्न हल होंगे। किस प्रकार से हल होंगे, अगर यहाँ तक थोड़ा समझने में दिक्कत हुई तो एक बार वीडियो को वापस से आरंभ करके दोबारा देखिएगा, बड़ी आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ जो मूलों की प्रकृति है, नेचर ऑफ फ्रूट्स, उसको जानेंगे, और जो भी हमने प्रारंभ में प्रश्न देखे थे वो सारे के सारे इन्हीं से संबंधित है। सबसे पहले हमें पता है कि समीकरण द्विघात का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, और सी है एक कांस्टेंट राशि। हमने जो पहले जो समीकरण देखा था, एक हमने सूत्र देखा था जिसके अंदर हमने यहाँ ये देखा, ये वाला, ये अंदर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही इस बात का पता लगाएगा कि आखिरकार रूट्स मूल किस प्रकार से होंगे, और उन्हीं रूट्स मूल के आधार पर हमें अर्थव्यवस्था की आगे टेंडेंसी को पता चलेगा कि वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो हम मूलों की प्रकृति का जानकारी लेने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का पता किस प्रकार से, अगर
हमारा जो द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ पी स्क्वायर माइनस एल्फा कोष्टक 1 प्लस बीटा, यहाँ पी भूल गया, पी और आएगा पी प्लस एल्फा बीटा। अगर यहाँ हम मूल, यहाँ तो दे रखा है ए एक्स स्क्वायर, एक्स के मूल, यहाँ पी के मूल हम देखेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक तो दे रखा है ए, यहाँ नहीं है, तो इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ एक्स का गुणांक बी है, लेकिन यहाँ पी का गुणांक क्या होगा, ये आपका एल्फा कोष्टक 1 प्लस बीटा, और आपका यहाँ सी कांस्टेंट राशि कितनी है, एल्फा बीटा। ठीक है, बिल्कुल पहचान लीजिएगा। अब यहाँ मूल की प्रकृति को जानने के लिए 3 प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहली स्थिति हम देखें, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, रियल प्राप्त होंगे और 2 अलग अलग प्राप्त होंगे। जैसा कि हमने कक्षा 10 में भी जब हमने पढ़ा था, तब ऐसी स्थिति में हम वहाँ भी देखें कि एक्स की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये मान हमारा धनात्मक पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है तो हम ये कह पाएंगे कि 2 रूट्स प्राप्त होंगे और दोनों ही अलग अलग प्राप्त होंगे, रियल प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ b का मतलब है यहाँ x का गुणांक है, लेकिन यहाँ p का गुणांक कितना है, ये वाला है, तो हमने रख दिया एल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर, फिर माइनस 4 का 4 रख दिया ac। तो a का गुणांक, a क्या है, x का गुणांक है, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ p ले रहे हैं हम समीकरण में, यहाँ x की जगह क्या आ गया, p आ गया, हमारी इक्वेशन में p आ गया। ठीक है, तो p का गुणांक, p स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है यहाँ, तो यहाँ माइनस 4 1 और c अचर पद, तो अचर का कितना है, एल्फा बीटा इंटू एल्फा बीटा, तो ये कितना है, -4 एल्फा बीटा। तो इस प्रकार से हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, एल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए हमने इस पूरे का ये एल्फा कोष्टक 1 प्लस बीटा का हमने स्क्वायर कर दिया, एल्फा स्क्वायर कोष्टक 1 प्लस बीटा स्क्वायर -4 एल्फा बीटा। इस बात को पकड़ के बैठ जाइएगा। यहाँ एल्फा है एमपीसी, बीटा है आपका त्वरक, है ना, एक्सीलरेटर जो दे रखा है, जैसा कि क्वेश्चन आया था हमारा एक। अब जैसे ही इसका मान हमारा पॉजिटिव प्राप्त होता है तो हम ये कह पाते हैं कि इसके 2 रूट्स प्राप्त होंगे, दोनों अलग अलग प्राप्त होंगे और क्या होगा, वास्तविक प्राप्त होंगे। इसको हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि माइनस वाली संख्या इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का 4 एल्फा बीटा, और फिर एल्फ़ा को, ये एल्फ़ा से यहाँ एल्फ़ा की एक पावर हट गई, स्क्वायर हट गया, तो केवल 1 अल्फ़ा बचा, और इस 1 प्लस बीटा स्क्वायर को इधर ले आए तो ये हो गया 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा प्राप्त हुआ। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो एमपीसी है वो बड़ा आता है कब, 4 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा के होल पावर से अगर बड़ा आता है तो भी क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी आप देखोगे 2 रूट्स प्राप्त होंगे और दोनों अलग अलग प्राप्त होंगे, इसलिए रियल है। तो 2 स्थितियाँ एग्जाम में हो सकती है, या तो इस प्रकार से हो सकती है या फिर इस प्रकार से हो सकती है। क्वेश्चन में यही था, वो एल्फ़ा ग्रेटर देन ये। अगर ये आते ही आपको सीधा पहचान लेना है कि हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल प्राप्त होंगे, वास्तविक होते होंगे, और वो कैसे होंगे, 2 अलग अलग होंगे। यहाँ हमारा जो मूल है वो वास्तविक है, जो समय पथ होगा वो अदोलायमान होगा, अचक्रीय होगा, आप देखोगे नॉन ऑसिलेटरी होगा। ये आपका एक अदोलायमान का ये एक साइंस का शब्द है, यानी ऊपर नीचे नहीं करेगा, सीधा ही चलेगी, है ना, नॉन साइक्लिकल होगा, ये अचक्रीय होगा, चक्रहीन शब्द आएगा। तो आप एग्जाम में होगा या तो अदोलायमान शब्द आएगा, या अचक्रीय आएगा, या चक्रहीन आएगा। अंग्रेजी में हम देखेंगे तो नॉन साइक्लिकल होगा या नॉन ऑसिलेटरी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पहली बात तो इस प्रकार आप मान रखते ही पहचान जाओगे, अगर एल्फ़ा ग्रेटर देन है 4 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर से, तो सीधा आपने पहली बात यहाँ ये पहचान लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था का जो समय पथ का जो है वो बिल्कुल चक्कर नहीं करेगा, अचक्रीय होगा। लेकिन यहाँ हम y का जो समय पथ है वो हम देखेंगे, वो 2 स्थितियाँ हो सकती है, या तो विस्फोटक हो सकता है, आप ये देखोगे कि ऊपर की ओर बिल्कुल ये एक्सप्लोजिव तरीके से ऊपर की ओर जाएगा, या आप देखो विमंदित जिसको बोलते हैं डैम्पर्ड तरीके से, है ना, हो जाएगा। 2 स्थितियाँ हो सकती है, डैम्पर्ड हो सकता है जिसको आप हिंदी में आपको मिलेगा प्रीमंदित या विमंदित, और अंग्रेजी वाला शब्द आप ध्यान में रखिए डैम्पर्ड, और या दूसरी स्थिति हो सकती है एक्सप्लोजिव हो सकती है।
तो इसको पहचानने के लिए आप क्या करोगे, अगर रूट का मान दे रखा है जो P1 और P2, जैसा x की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 2, तो वो यहाँ x है, लेकिन यहाँ हमारा x की जगह हम क्या आ रहे हैं, p आ रहे हैं, p वैल्यू। तो या तो रूट्स की वैल्यू दे रखी होगी, रूट्स की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको अल्फा बीटा जो मान दे रखा है वो अगर लेस देन 1 है, 1 से कम आ रहा है, तब अर्थव्यवस्था का जो समय पथ का जो समीकरण है, समय पथ का जो मार्ग है, समय पथ है, वो अचक्रीय होगा और साथ ही साथ क्या होगा, डैम्पेड होगा, परिमंदित या विमंदित होगा। और अगर अल्फा बीटा ग्रेटर देन 1 है, तब आप देखोगे एक्सप्लोजिव होगा, विस्फोटक होगा। ठीक है, यहाँ पकड़ लीजिए बात को। पहले हमने ये देखा कि ये धनात्मक है या अल्फा, ये वाला इस प्रकार देखना। अगर ऐसी स्थिति है तो आप देख लेना अदोलायमान है, अचक्रीय, नॉन साइक्लिकल। फिर दूसरी स्थिति आप देख लो ना, सीधा अल्फा बीटा अगर लेस देन 1 है तो आप देखोगे डैम्पेड है, परिमंदित है, और अल्फा बीटा का मान 1 से बड़ा है तो विस्फोटक है, बड़ा है तो विस्फोटक है, छोटा है तो परिमंदित है। दूसरी स्थिति आप देखो, है ना, रियल रिपीटेड रूट्स, 2 रूट प्राप्त होंगे लेकिन वो दोनों बराबर होंगे, एक ही मान, अल्फा की दोनों जो x की वैल्यू है वो दोनों बराबर प्राप्त होगी। यहाँ x की जगह हम p ले रहे हैं, p की वैल्यू दोनों बराबर प्राप्त होगी, ठीक है ना, और वास्तविक होगा। तो ये कब होगा, जब इसका मान बराबर 0 के आए, या आप देखो कि अल्फा इक्वल्स टू 4b बीटा अपॉन 1 प्लस, यानी ये दोनों मान अगर बराबर देने, सीधा आपको देखना है कि आपका समय पथ का जो समीकरण है वो क्या होगा, अचक्रीय होगा, नॉन साइकिल होगा। आप देखिए ग्रेटर देन 1 है तो भी, और बराबर है तो भी, यानी धनात्मक है तो भी, और अगर बराबर 0 है तो भी, दोनों स्थितियों में आप देखोगे नॉन साइकिल होगा। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि वो आपका डैम्पेड या होगा या एक्सप्लोजिव होगा। तो आप रूट की तरह, रूट का मान दे रखा हो तब तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। तो यहाँ आप सीधा ही ये देख लीजिएगा कि आपको बीटा लेस देन 1, है ना, बीटा का मान के माध्यम से आप देख लेना, और बीटा अगर ग्रेटर देन है तो एक्सप्लोजिव होगा, और बीटा का मान 1 से दिया होगा, आप इक्वेशन में दिया होगा, समीकरण में, प्रश्न में दिया होगा कि बीटा कितना है। अब बीटा अगर 1 से छोटा है तो डैम्पेड होगा, और 1 से बड़ा है तो आप देखोगे वो एक्सप्लोजिव होगा। इसको हल हमने इस प्रकार से किया, p लेस देन 1, और p का मान क्या होता है, अल्फा कोष्टक 1 प्लस बीटा अपॉन 2 पी की। अगर हम आगे उसको हल करते समीकरण को तो ये हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, चूंकि अल्फा बराबर हम क्या मान रख रहे हैं, यहाँ अल्फा बराबर ये हमारा ये वाला मान, तो ये अल्फा की जगह हमने ये मान रख दिया, इसमें रख दिया, तो हम हल करेंगे तो हमारा ये ही प्राप्त होगा, बीटा लेस देन 1। तो 2 स्थितियाँ प्राप्त होगी। एक तो हमने देख लिया कि 2 भिन्न प्राप्त होंगे, वास्तविक होंगे, कब, जब वो धनात्मक आता है b² - 4ac, और 2 प्राप्त होंगे लेकिन वो बराबर प्राप्त होंगे, वास्तविक। एक प्रकार से हम देखेंगे जो रूट्स हमारे प्राप्त होंगे दोनों समान होंगे तो भी वास्तविक होंगे। जब कब होगा, जब वो किसके बराबर हो, 0 के प्राप्त। ये भी 2 स्थिति हो सकती है, डैम्पेड हो सकती है या एक्सप्लोजिव हो सकती है। तीसरी स्थिति आप देखोगे, तीसरी स्थिति को हम देखें यहाँ कि आपका वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स अगर हमें प्राप्त हो रहा है, और ये कब होगा, जब इसका मान लेस देन 0 हो, ऋणात्मक, नेगेटिव हो, है ना, नेगेटिव हमारा प्राप्त हो रहा है। ये हमने b² की जगह ये हमारा मान रख दिया, ये प्राप्त हो गया। तब रूट हमारे अवास्तविक होंगे, समय पथ दोलायमान होगा, तब जो समय पथ होगा वो इस प्रकार से दोलायमान होगा। ठीक है, कब, लेस देन 0 स्थिति हो गई। अब यहाँ बड़ा आसान सा काम है आपको, इसमें भी ये दोलायमान की स्थिति क्या हो सकती है, एक तो ये इस प्रकार रेगुलर हो सकता है, एक इस प्रकार से धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, वो एक्सप्लोजिव हो जाएगा, और एक होगा धीरे धीरे वो कम होता जाता है, वो डैम्पेड होगा। कैसे, लेस देन 1 है, कम है तो वो डैम्पेड होगा, अगर ग्रेटर देन है तो एक्सप्लोजिव होगा, और रेगुलर है तो कब होगा, जो अल्फा बीटा का मान है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 के बराबर होगा। तो इन तीनों स्थितियों को आप देखकर आप पता, पहली स्थिति तो लेस देन 1 आप देखना, आपका लेस देन 0 देखना है, ऋणात्मक होते ही सीधा आपको पता चल जाना चाहिए क्या होगा, समय पथ का जो समीकरण है वो चक्रीय होगा, साइक्लिकल होगा, है ना, दोलायमान होगा। 2 स्थितियां हमने देखी, ग्रेटर देन 0 धनात्मक वाली और बराबर 0 वाली, दोनों में हमने देखा अचक्रीय होगा। केवल एक स्थिति है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि समय पथ का जो समीकरण y का वो क्या होगा, चक्रीय होगा। चक्रीय 3 प्रकार की स्थिति हो सकती है, चक्र रेगुलर, एक समान रूप से बढ़ता है, वो गिरता है, तब तो ये अल्फा बीटा बराबर 1 हो, और अगर ग्रेटर देन हो तो वो एक्सप्लोजिव होगा, और लेस देन 1 हो तो वो होगा डैम्पेड होगा,
परिबंधित होगा। एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, उसको जैसा कि आरंभ में आपने देखा वो उसी क्वेश्चन को हम देखें। यहाँ अल्फ़ा का मान ये है, बीटा का मान ये है। अब हम यहाँ हमने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर का हमें ये पता है ये अल्फ़ा, ये आपको याद रखना है, अल्फ़ा स्क्वायर कोष्टक 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब हमने ये वाला ले लिया। अब यहाँ अल्फ़ा का मान दे रखा है 0.6 और यहाँ बीटा का मान दे रखा है 2, वो हल किया, वो रख दिया मान, और 4 अल्फ़ा का मान दे रखा है और बीटा का दे रखा है। 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36 और 1 प्लस 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर आप देखो 9 माइनस 7.4 और ये आपका देखोगे 0.36 को 9 से मल्टीपल किया तो ये आएगा 3.26 माइनस 7.4 और इनको अगर माइनस किया तो हमारा माइनस 4.16 आया। और चूंकि ये ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, इसका मतलब आप बताइए कि साइक्लिकल होगा या नॉन साइक्लिकल होगा। तो सीधा आपने बता दिया कि मूल अवास्तविक होंगे, इमेजिनरी होंगे, और क्या होंगे, पथ क्या होगा, साइक्लिकल होगा, दोलायमान करेगा, है ना, ओसिलेटरी होगा। अब हम ये देख रहेंगे कि वो एक्सप्लोजिव होगा, डैम्पर्ड होगा या रेगुलर होगा। तब मैंने बताया कि 3 स्थितियों को आपको देखना है। तो हम यहाँ अल्फ़ा बीटा का मान रख रहे हैं, अल्फ़ा का 0.6 है और यहाँ बीटा का 2 है, इसको मल्टीपल किया तो 1.2 आया, 1.2 आया जो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सप्लोजिव होगा। तो हम कह सकते हैं, उस प्रश्न को आप दोबारा देखिएगा स्टार्ट में, एक्सप्लोजिव साइक्लिकल होगा। तो ये आपका जो है, हम और भी प्रश्नों को हम देखेंगे साथ ही साथ। फिर ये 5 प्रकार के उन्होंने चक्रों का बताया है कि किस प्रकार से ये होगा। 5 यानी एमपीसी और बीटा के मान के आधार पर उन्होंने 5 सिमुलेशन ने अल्फ़ा का मान 0.5 और बीटा का मान 0 है, तो ये चक्रहीन साइकिलेस पथ होगा। ठीक है, साइकिलेस पथ होगा। जो हमने लेस देन 10 देखा था, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब ये धनात्मक आता है, ये मान रखोगे तो ये धनात्मक आएगा, और धनात्मक आएगा तो आप ये कहोगे कि ये साइकिलेस पथ होगा। फिर हमने 3 स्थितियाँ देखी, कब, जब ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है तो 3 स्थितियाँ होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, तब हम देखेंगे वो चक्रीय होगा। लेकिन अब यहाँ बीटा 1 प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ आप देखोगे कि वो अल्फ़ा बीटा लेस देन 1 है। अल्फ़ा बीटा मान निकाल के देखोगे तो ये आएगा आका डैम्पर्ड, और बीटा यहाँ आ रहा है तो अल्फ़ा बीटा बराबर 1 के बराबर है, इसका मतलब वो स्थिर विस्तार रेगुलर के साथ उतार चढ़ाव वाला होगा। और बीटा 3 वाला देखोगे तो अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तब ये क्या होगा, विस्फोटक होगा। और यहाँ आप देखो, ये थोड़ा सा एक आप देखना, सैमुअल्सन महोदय ने एक स्थिति और देखी है, अल्फ़ा प्लस 0.5, अल्फ़ा बराबर 0.5 और बीटा का मान उन्होंने 4 बताया, तो यहाँ ये चक्रहीन विस्फोटक पर जाता हुआ होगा। ये थोड़ा सा यहाँ एक प्रकार से एक समझ से संबंधित है। अगर उस मैथमेटिकल तरीके से करोगे तो ये नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ सैमुअल्सन महोदय कहना चाहते हैं कि बीटा का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ गुणक प्रभाव है वो एक प्रकार से लुप्त सा होता है, कमज़ोर पड़ जाता है, और आपका त्वरक प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि आपका जो समय पथ का जो समीकरण है समय, वो है चक्रहीन होकर विस्फोटक एक आक्रामक रूप से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये 5 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। अगर हम समीक्षात्मक रूप से हम इनकी देखें तो प्रोफेसर कुरिहारा ने कहा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर आधारित गुणक विश्लेषण के साथ मिलकर त्वरक सिद्धांत व्यापार विश्लेषण में व्यापार नीति का उपयोगी औजार बताया है। अलग अलग संयुक्त प्रभाव भी इन्होंने बताया, चक्रीय उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को हमने यहाँ देखा। तो ये अलग अलग है, एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हम देखें सैमुअल्सन व्यापार सिद्धांत की कुछ हम आलोचनाओं को पढ़ें। अच्छा है, लेकिन फिर भी आलोचना, सैमुअल्सन जिन विभिन्न चक्रों की व्याख्या करता है तो उनकी अवधि की कितनी अवधि लंबाई होगी उसको लेकर मौन होता है। कहीं ना कहीं ये वो उन्होंने ये तो कहा है कि एक टाइम ड्यूरेशन लगता है, एक टाइम लेक्स होता है, लेकिन कितना लगता है उसको लेकर कहीं इनकी चर्चा नहीं की गई है। दूसरा, प्रस्तुत विश्लेषण में ये मान लिया गया है कि जो आपकी एमपीसी और जो त्वरक का मान है वो स्थिर है, परंतु वास्तव में देखें आय के साथ साथ इनमें परिवर्तन होता है, तो इसको लेकर भी आलोचना की गई है। तीसरी हम देखें, प्रस्तुत मॉडल में जिन चक्रों की व्याख्या की गई है वो पूर्व निर्धारित निहित अर्थव्यवस्था पर स्थिर स्तर के साथ इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन वास्तविक ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था एक ट्रेंड लेंस नहीं होती है ना, बल्कि वृद्धि की प्रक्रिया में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्थिर होती है, यहाँ ऊपर देखिए एक ट्रेंड ऊपर की ओर भी जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि स्थिर ट्रेंड के आसपास
उन्होंने तो ये कहा कि एक इस प्रकार से एक स्थिर ट्रेंड है, उसके ऊपर नीचे घूमती है, लेकिन ये इस प्रकार स्थिर नहीं होता ऊपर की ओर। वास्तव में अर्थव्यवस्था एक स्थिर ट्रेंड ऊपर की ओर जाता है। तो इसको लेकर भी उन्होंने आलोचना हम देखने को मिलती है। अब हम उन प्रश्नों पर थोड़ा सा देखें कि वो प्रश्न किस प्रकार से थे। अब इस प्रश्न को हम देखेंगे कि आखिरकार क्या है। तो यहाँ सबसे पहले ये देखिएगा, सी क्या है, एमपीसी है, और बी इसने त्वरक बता रखा है यहाँ क्वेश्चन के अंदर। तो हम इसको, इसने इस फॉर्म में लिखा है, हमने ये देखा था ना, अल्फा 4 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, उस समीकरण को इधर ले आए थे ना, तो ये था। अब यहाँ स्थिति ये है। अब यहाँ आप देखिएगा, ये पहली स्थिति में आप देखो इस वाले को पहले, तो ये ग्रेटर देन दे रखा है, ग्रेटर देन यानी धनात्मक स्थिति, और धनात्मक आते ही आपको पहचान लेना चाहिए कि ये क्या होगा, अचक्रीय होगा। अचक्रीय वाला यानी जिसको नॉन साइकिल गेयर चक्रीय कहते हैं, तो गेयर चक्रीय वाला ये वाला ऑप्शन है। दूसरा आप देखिए, इसमें अल्फा बीटा लेस देन 1 है, इसका मतलब ये अगर ग्रेटर देन आता तो वो विस्फोटक होता, एक्सप्लोजिव होता, लेकिन ये अल्फा बीटा का मान अगर यहाँ दे रखा है लेस देन 1, इसका मतलब ये विमंदित होगा, डैम्पेड होगा, ठीक है। तो ये इसका इसके साथ जुड़ गया। दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति और चौथी, तीनों ही स्थितियों में ये लेस देन है, इस प्रकार से अल्फा का मान लेस देन है, इसका मतलब तीसरी वाली स्थिति हमने पढ़ी थी, जो मूल वास्तविक नहीं होंगे, है ना, और वहाँ हमने देखा वो ऋणात्मक वाली स्थिति है। ऋणात्मक वाले में हमने देखा कि वो चक्रीय होंगे, इसका मतलब इसमें भी चक्रीय है, इसमें भी चक्रीय है, इसमें भी चक्रीय है, ठीक है, यानी साइक्लिकल है। यहाँ देख लीजिए साइक्लिकल है, ठीक है। अब यहाँ, अब ये वाली स्थिति आपको देखना है, ये वाली मैंने बताया अल्फा बीटा अगर इक्वल बराबर है तो वो नियमित रूप से होगा, लेस देन 1 है तो इसका मतलब वो क्या होगा, विमंदित, डैम्पेड होगा, और अगर वो ग्रेटर देन है तो वो विस्फोटक होगा। इस प्रकार एक आसान सा सवाल है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये हमने ये क्वेश्चन को हल किया था, ये मैंने आरंभ में बता दिया। अब यहाँ आपको, यहाँ हम इस एक प्रश्न को और देखते हैं, इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। यहाँ अल्फा 4 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ हम अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, और रख कर ये देखेंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है अल्फा, इसका मतलब वो अचक्रीय होगा, और अगर बराबर आ रहा है तो भी वो अचक्रीय होगा, और लेस देन होगा तो वो चक्रीय होगा, साइक्लिकल होगा। और फिर हमें ये देखना है अल्फा बीटा का मान रखकर अगर बराबर आ रहा है तो रेगुलर होगा, ग्रेटर देन हो रहा है तो आप देखोगे एक्सप्लोजिव होगा, लेस देन होता। इस प्रकार ये मान रखकर आप अल्फा का यहाँ दे रखा है 0.5 और बीटा का मान दे रखा है, इस प्रकार आप हल करोगे। तो यहाँ हमने सैमुअल्सन के मॉडल को देखा विस्तृत, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उन पर हमने देखा। आपको आज का वीडियो किस प्रकार से लगा, बिल्कुल आप कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा। और अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो हिग्स के मॉडल से संबंधित होगा, उस हिग्स में किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। और अभी जो एग्जाम आ रही है उस पर आप ये चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पर हम चर्चा करें तो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।